Diverticular disease. This video is for GNM second year medical surgical nursing part 2. Diverticular disease consists of three conditions that involve the development of small sacs or pockets in the wall of colon, including diverticulosis, diverticular bleeding and diverticulitis. तो डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में तीन कंडीशंस आती है और इसमें क्या होता है कि जो कोलॉन है, जो हमारा इंटेस्टाइन है या जो कोलॉन है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में पाउचेस बन जाते हैं। और ये तीन डिजीज़ कंडीशन डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में जो तीन डिजीज़ कंडीशन आती है वो है डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। देखो ये कोलॉन में पाउचेस बन गए, सैक्स बन गए कोलॉन में, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है जब कोलॉन में या लार्ज इंटेस्टाइन में पाउचेस बन जाए, और डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है इन पाउचेस में अगर फीसिस जाके फंस जाए, स्टूल जाके फंस जाए और फंसने की वजह से इन्फेक्शन होने लगे तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। और डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग का मतलब होता है अगर यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाए और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगे तो तब उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग। तो डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में तीन कंडीशंस आती हैं, डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलोसिस में सिर्फ पाउचेस बनते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस में इन पाउचेस में इन्फेक्शन हो जाता है, और डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग में इन पाउचेस में इन्फेक्शन होने के साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये कोलोनोस्कोपी के वक्त जो फोटोग्राफी ली थी वो है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पाउचेस बन गए, ये लाइनिंग में पाउच बन जाते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे पाउच निकलेंगे। Diverticulosis is the formation of numerous tiny pockets or diverticula in the lining of the bowel. तो diverticulosis क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं बाउल की लाइनिंग में। Diverticula which can range from pea size to much larger are formed by increased pressure on the weakened spots of the intestinal walls by gas, waste or liquid. और डाइवर्टिकुला अलग अलग साइजेस के होते हैं। ये जो पाउचेस हो जाते हैं, पॉकेट्स हो जाती हैं इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो अलग अलग साइजेस की होती है। कुछ पी साइज़ की होती है, पी साइज़ का मतलब मटर के दाने के जितनी होती है, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती है। और ये जो पॉकेट्स हैं या जो पाउचेस हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होता है कि मसल लाइनिंग वीक हो जाती है, जब कोलॉन की, लार्ज इंटेस्टाइन की मसल लाइनिंग वीक हो जाती है, और फिर जब कॉन्स्टिपेशन के वक्त पेशेंट ताकत लगाता है तो वो मसल वीक होने की वजह से वहाँ पे पाउचेस बन जाते हैं। डाइवर्टिकुला कैन फॉर्म वाइल स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बाउल मूवमेंट सच एज कॉन्स्टिपेशन। तो जब मसल लाइनिंग वीक हो जाए और कॉन्स्टिपेशन के वक्त जब ताकत लगाता है पेशेंट तो उस वक्त जो है ये पाउचेस बन जाते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लार्जर इंटेस्टाइन, और ज़्यादातर ये डाइवर्टिकुलोसिस जो है सिग्मोइड कोलॉन में होते हैं। Diverticulosis is very common and occur in 10% of people over the age of 40 and 50% of people over the age of 60. तो ज़्यादातर आप देख सकते हो ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में ही ज़्यादातर मसल्स वीक हो जाते हैं, तो इसीलिए ओल्ड एज में ऐसे पाउचेस बन जाते हैं। मोस्ट पीपल विल हैव नो अ फ्यू सिम्टम्स विद डाइवर्टिकुला। अब डाइवर्टिकुला अगर सिर्फ पाउच बन गया है तो पाउच बनने से कोई सिम्टम नहीं आएगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसके पाउच बन गए। लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस के कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सिम्टम्स आएंगे। डाइवर्टिकुलोसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या है, डाइवर्टिकुलाइटिस है और डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग है। डाइवर्टिकुलोसिस सिर्फ अगर पाउच बनता है, पाउच बनने से सिम्टम्स नहीं आएंगे। पाउच में फीसिस जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाता है, तब फिर सिम्टम्स आएंगे, या फिर वहाँ की ब्लड
वेसल्स जो है वीक हो जाती है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, तब फिर सिम्टम्स आएंगे। अदरवाइज सिर्फ पाउचेस बनने की वजह से सिम्टम्स नहीं आते। बिकॉज पीपल विद डाइवर्टिकुलोसिस डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, इट यूजुअली फाउंड थ्रू टेस्ट ऑर्डर्ड फॉर एन अनरिलेटेड रीज़न। और कभी कभी किसी और रीज़न की वजह से टेस्ट अगर ऑर्डर किया है डॉक्टर ने, कोलोनोस्कोपी ऑर्डर किया है या बेरियम एनीमा ऑर्डर किया है किसी और रीज़न की वजह से, तो उसमें दिखाई दे सकते हैं ये पाउचेस। नहीं तो सिम्टम्स नहीं होते, तो इसीलिए ये पाउचेस का पता भी नहीं चलता। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं डाइवर्टिकुलोसिस के? कॉम्प्लिकेशन है रेक्टल ब्लीडिंग, या फिर डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग भी बोलते हैं उसे, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलर इन्फेक्शन। और डाइवर्टिकुलर डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें पेशेंट को, हाई फाइबर डाइट लें और प्लेंटी ऑफ वाटर लें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली। Diverticulitis occurs when there is inflammation and infection in one or more diverticula. एक से ज़्यादा डाइवर्टिकुला में जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब डाइवर्टिकुलाइटिस होता है। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द आउटपाउचिंग बिकम ब्लॉक्ड विद वेस्ट अलाउइंग बैक्टीरिया टू बिल्ड अप कॉजिंग इन्फेक्शन। इट कैन अकर सडनली एंड विदाउट वार्निंग। तो ये कब होता है कि जब फीसेस या स्टूल जो हैं इन पाउचेस में फंस जाते हैं और फंसने की वजह से बैक्टीरियाज वहाँ पे पैदा होने लगते हैं, और बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो तब ये डिजीज़ कंडीशन होती है। जब एक से ज़्यादा पाउचेस में, एक से ज़्यादा डाइवर्टिकुलर पाउचेस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, तो तब हम उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। और ये एकदम से हो सकता है विदाउट एनी वार्निंग। सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट को या तो डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। पेनफुल क्रैम्प्स और टेंडरनेस इन द लोअर एब्डोमेन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा लोअर एब्डोमेन में। फीवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली फीवर भी होगा पेशेंट को। और अगर ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग के साथ हो रहा हो इन्फेक्शन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे इसके? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर्स बाउल हैबिट्स पूछेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में बाउल हैबिट्स पूछेंगे। बाउल हैबिट्स में ये पूछते हैं कि आपको रोज़ स्टूल पास होता है कि नहीं होता। दैट इज़ दी बाउल हैबिट्स। आपके बाउल हैबिट्स रेगुलर है कि नहीं है। सिम्टम्स और सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, क्या क्या सिम्टम्स है, डाइट कैसे लेते हो, करंट मेडिकेशन, कोई मेडिकेशंस ले रहे हो। ज़्यादातर ऐसा होता है किसी मेडिकेशन की वजह से भी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से रेगुलरली बाउल मूवमेंट नहीं होते, बाउल हैबिट्स रेगुलर नहीं होते। फिजिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हेमोरॉइड्स के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हेमोरॉइड्स में भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में रेक्टम में उंगली डाल के वहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको पैल्पेट करके उनको महसूस करते हैं, क्योंकि हेमोरॉइड्स में क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स जो हैं फूल जाते हैं रेक्टम के, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसीलिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब हम स्टार्टिंग में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के डिजीज़ेस पढ़ रहे थे। बेरियम एनीमा में हम पेशेंट को एनीमा देते हैं, बेरियम का एनीमा देते हैं, और एनीमा देने के बाद एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे में पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी में विजुअलाइज करते हैं सिग्मोइड कोलोन को विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, जिसमें एक कैमरा होता है, उसको हम सिग्मोइड कोलोन तक डालते हैं और फिर उसके बाद विजुअलाइज करते हैं। कोलोनोस्कोपी में भी यही होता है, लेकिन इसमें पूरा कोलोन विजुअलाइज करते हैं। ब्लड टेस्ट क्योंकि इन्फेक्शन है तो हम WBC काउंट देख सकते हैं और ESR देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो HB वगैरह भी देख सकते हैं। CT स्कैन से भी हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में। इन पीपल विथ
rapid heavy rectal bleeding, the doctor may perform a procedure called angiography to locate the sources of bleeding. और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं डॉक्टर, ये देखने के लिए कि कौन सी वेन में से या कौन सी आर्टरी, कभी कोई आर्टरी में से तो नहीं, या कौन सी बड़ी वेन में से ब्लीडिंग हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस, अब डाइवर्टिकुलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि डाइवर्टिकुलाइटिस में ये होता है कि अगर कभी ये इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो पाउच होता है, अगर ये पाउच फट जाए तो फटने की वजह से जो भी कंटेंट है उसका फीसिस वगैरह वो बाहर आ सकता है और बाहर इन्फेक्शन कर सकता है। पेरिटोनाइटिस में आ सकता है, पेरिटोनियम कैविटी में आ सकता है और पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। Most of them are the result of the development of tear or perforation of the intestinal wall. अगर इस इंटेस्टाइनल वॉल में टीयर हो जाए या परफोरेशन हो जाए या अगर वो पाउच फट जाए तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगे डाइवर्टिकुलाइटिस के। इफ़ दिस अकर्स द इंटेस्टाइनल वेस्ट मटेरियल कैन लीक आउट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इनटू द सराउंडिंग एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। और अगर ऐसा होता है तो जितना भी इंटेस्टाइनल मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एब्डोमिनल कैविटी है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस हो सकता है पेशेंट को, एब्सिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा? अगर इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाए तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और पेशेंट सही से फीसिस नहीं पास कर पा रहा, सही से स्टूल नहीं पास कर पा रहा, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एब्सिस कैसे होगा? अगर इंटेस्टाइनल कंटेंट निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाए और एब्डोमिनल कैविटी में पस फॉर्मेशन होने लगे तो तब हम बोलते हैं कि एब्सिस होता है। और पेरिटोनाइटिस वही होता है, पेरिटोनाइटिस में भी इन्फेक्शन होता है ऑफ द पेरिटोनियम। If the abscess is present, the doctor will need to drain the fluid by inserting a needle into the infected area. और अगर abscess है तो abscess को drain करना पड़ेगा, abscess को निकालना पड़ेगा, तभी अंदर से हील होगा। एब्सिस क्योंकि हील नहीं होने देता अंदर से, तो ये ज़रूरी होता है कि जितना भी पस है या एब्सिस है उसको निकाल दिया जाए। समटाइम्स सर्जरी इज़ नीडेड टू क्लीन द एब्सिस एंड रिमूव द पार्ट ऑफ द कोलोन। तो कभी कभी सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी में ऐसा करते हैं कि जिस पार्ट में टीयर हुआ है या जो पार्ट फट गया है उस पार्ट को काट देते हैं और बाउल रिसेक्शन और एनास्टेमोसिस कर देते हैं। बाउल रिसेक्शन मतलब उस पार्ट को काट कर बाकी के जो दो एंडिंग्स है उसको टाई कर देते हैं, उसको स्यू कर देते हैं, मतलब उसको स्यू कर देते हैं मतलब कि उसको जोड़ देते हैं और आसपास जितना भी एब्सिस है उस एब्सिस को निकाल देते हैं सर्जरी के दौरान। If the infection spreads into the abdominal cavity, surgery is needed to clean the cavity and remove the damaged part of the colon. Without proper treatment, peritonitis can be fatal. और peritonitis बहुत fatal condition है। fatal का मतलब है बहुत dangerous condition है, उससे death भी हो सकती है अगर peritonitis को treat ना किया जाए तो इसीलिए peritonitis को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सर्जरी में पहले पेरिटोनियम कैविटी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको क्लीन करते हैं डॉक्टर्स, और जो कोलोन है, जो कोलोन का जो डैमेज पार्ट है उसको काट देते हैं। Infection can lead to scarring of the colon and the scar tissue may cause a partial or complete blockage. A partial blockage does not require emergency surgery, however surgery is required with complete blockage. तो intestinal obstruction कैसे हो सकता है? intestinal obstruction ऐसे होगा कि जब भी inflammation होगा कोलोन का, inflammation के बाद scar tissues आते हैं। scar tissues में क्या होता है, वो scar tissues कभी कभी जो है कोलोन को चिपका देते हैं। स्कार टिश्यूज़ चिपकने वाले होते हैं तो वो कोलोन को चिपका देते हैं, और कोलोन
के चिपकने की वजह से फीसिस पास नहीं हो पाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन या तो पार्शियल होगा, थोड़ा बहुत चिपकेगा कोलोन, या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो अगेन सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी में उस एरिया को काट कर रिसेक्ट कर बाकी के 2 एंडिंग्स को जोड़ते हैं। दैट इज bowel resection and anastomosis. Another complication of diverticulitis is the formation of a fistula. और इसका एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि फिस्टुला बन जाए। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला इज द abnormal passage between 2 organs, या abnormal कनेक्शन हो जाता है। एक कनेक्शन, एक पैसेज सा बन जाता है 2 ऑर्गन्स के बीच में, और यहाँ पे जो पैसेज बनता है वो ब्लैडर और कोलॉन के बीच में बन जाता है। दिस रिक्वायर्स सर्जरी टू रिमूव द फिस्टुला एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द कोलॉन। और इसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है ताकि फिस्टुला को हम रिमूव कर सकें और जो अफेक्टेड पार्ट है कोलॉन का उसको भी रिमूव कर सकें। ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, तो बस हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देंगे और लिक्विड डाइट देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस है, अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो गया है, एब्सिस फॉर्मेशन हो गया है, फिस्टुला बन गया है, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे। ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते पेशेंट को, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे। इंसर्शन of tube to a drain to drain an abdominal abscess। एक ट्यूब डाल के जितना भी एब्सेस है, पस है, उसको निकालेंगे। सर्जरी करेंगे। सर्जरी में फिस्टुला ठीक करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ठीक करेंगे, बावल को रिसेक्ट करेंगे, बावल को काटेंगे और बाकी के 2 एंड्स को एनास्टोमोस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम सर्जरी में कर सकते हैं। फिर डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग। डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग अकर्स विद क्रॉनिक इंजरी टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट आर नेक्स्ट टू द डाइवर्टिकुलर। डाइवर्टिकुलर में जो आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगे तो इंजरी की वजह से अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगे तो तब हम बोलते हैं उसको डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग। डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग कॉजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड टू अपीयर इन योर स्टूल। और डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारा ब्लड आ सकता है स्टूल के साथ। ब्लीडिंग स्टार्ट सडनली एंड यूजुअली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन। अपने आप ही ब्लीडिंग होती है और अपने आप ही रुक भी जाती है ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन यूजुअली डज नॉट अकर विद ब्लीडिंग। और इसमें एब्डोमिनल पेन नहीं आता, लेकिन हाँ बहुत सारा ब्लड आ सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम डाइवर्टिकुलर ऑफन विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। अपने आप ही स्टॉप हो जाती है ये ब्लीडिंग। इफ़ इट डज नॉट, ट्रीटमेंट में बी नीडेड टू स्टॉप इट एंड टू रिप्लेस लॉस्ट ब्लड। और अगर अपने आप नहीं रुकती तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो जितना ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कैसे रिप्लेस करते हैं हम ब्लड को? या तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे या फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उसका एचबी लो हो रहा है तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, नहीं तो आईवी फ्लूइड्स देंगे बस। इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड इन सम केसेस सर्जरी टू रिमूव द डिजीज पार्ट ऑफ द कोलॉन। मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे और कुछ केसेस में सर्जरी भी कर सकते हैं टू रिमूव द डिजीज पार्ट ऑफ द कोलॉन। थैंक यू।